मैं सौम्यता पांडे। मेरा स्नातक और परास्नातक दोनों ही मानव विज्ञान विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय से हुआ है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय की ही शोध छात्रा रही हूँ। जिसके बाद मेरा पोस्ट डॉक्टरल आईएसआर से हुआ है और लखनऊ विश्वविद्यालय के मानव शास्त्र विभाग में शैक्षिक अनुभव लगभग 5 वर्ष का रहा है। आज हम पिछले ही सेशन को आगे बढ़ाते हुए जहाँ पे हम टाइपोलॉजी के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने पिछले सेशन में निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल में जो टाइपोलॉजी जिस तरह की टूल्स इस्तेमाल होते थे उस पे हमने चर्चा करी थी। तो एक छोटा-सा हम पिछली बार का उसको देख लेते हैं, उसके बाद उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा, हमने जब निम्न पुरापाषाण काल की बात करी थी, तो हमने पेबल टूल्स की बात करी थी, जिसमें कि चॉपर्स थे और चॉपिंग टूल्स थे। इन दोनों में क्या अंतर था? चॉपर्स जो होते थे, वो यूनिफेशियल यानी कि एक तरफ से ही उसमें फ्लेकिंग की जाती थी और ये कोर टूल्स होते थे। और जो चॉपिंग टूल्स होते थे, वो बाइफेशियल यानी कि उसमें दो तरफ़ा फ्लेकिंग होती थी और ये भी कोर टूल्स होते थे। इसके बाद जो निम्न पुरापाषाण काल का जो अगला औजार था, वो हैंड एक्स था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण औजार था और इसमें अलग-अलग तरीके के हैंड एक्स थे, जो कि हमने पिछली बार जिनके बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें कि एशुलियन हैंड एक्स था। एशुलियन जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम यूरोपियन आर्कियोलॉजी की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो निम्न पुरापाषाण काल है, उसकी एक इम्पोर्टेंट साइट है और वहाँ से ही ये सेंट अशूल जो घाटी है, वहाँ के नाम पे क्योंकि वहाँ पे ये औज़ार पाए गए थे, तो हम इन्हें एशुलियन हैंड एक्स कहते हैं। और ये किस-किस तरह के होते हैं, जैसे कि नाशपाती के समान यानी पेरिफॉर्म होता है और उसके अलावा कॉर्डेट होते हैं, जो कि कॉर्डेट या जैसे कि हृदय के आकार के समान होते हैं, इसलिए उन्हें कॉर्डिफॉर्म या कॉर्डेट कहते हैं। लैंसेलेट होते हैं, ये कुल्हाड़ी की तरह लंबे और पतले होते हैं। मिकोकियन हैंड एक्स होते हैं। जो अगला महत्वपूर्ण औजार है निम्न पुरापाषाण काल का, वो क्लीवर है। उसके बाद क्लीवर के भी हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे और जो कि डिपेंड करते हैं कि वो बट के आकार का, उसके किनारे के आकार का कैसी कहाँ पे फ्लेकिंग की गई है, उस हिसाब से हमने क्लीवर्स को अलग-अलग नाम से जाना था। इसके बाद अगर हम बात करेंगे मध्य पुरापाषाण काल की, तो निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल में जो बेसिक अंतर है वो ये है कि निम्न पुरापाषाण काल के जो औजार थे वो कोर टूल्स थे, मगर जो मध्य पुरापाषाण काल के जो औजार थे, टूल्स थे, वो फ्लेक टूल्स थे। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जिसे हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव टूल था मध्य पुरापाषाण काल का, वो स्क्रैपर था, जबकि निम्न पुरापाषाण काल का जो रिप्रेजेंटेटिव टूल हम कहेंगे वो हैंड एक्स कहेंगे। जैसा कि अगर आपको याद हो, तो हम अगर भारतीय सभ्यता की बात करें, संस्कृति की, तो उसमें जो पेनिनसुलर इंडिया है, वहाँ पे हैंड एक्स इंडस्ट्री भी पाई गई थी। तो मध्य पुरापाषाण काल का जो रिप्रेजेंटेटिव टूल है, वो स्क्रैपर है और वो फ्लेक टूल है। और जो हमने अलग-अलग तरीके के स्क्रैपर्स की बात करी थी, वो थे साइड स्क्रैपर, एंड स्क्रैपर एंड गोल खुरचनी या राउंड स्क्रैपर्स। इसके अलावा कुछ कॉनकेव या हॉलो स्क्रैपर्स थे, कॉन्वेक्स स्क्रैपर्स थे, कॉनकेवो कॉन्वेक्स स्क्रैपर्स भी थे। और जो दूसरा औजार जिसके बारे में हमने बात करी थी पिछले अपने सत्र में, वो थे पॉइंट्स और ये अलग-अलग तरीके के थे। सिंगल शोल्डर पॉइंट्स जो कि एक तरफ से जिन पे काम किया जाता था, और डबल शोल्डर पॉइंट्स जिन पे कि दोनों तरफ से काम किया जाता था। अब हम इसके बाद बात करेंगे अपर पैलेयोलिथिक या उच्च पुरापाषाण काल की। तो इसमें किस तरह की टाइपोलॉजी थी या किस तरीके के टूल्स हमें मिले, तो इसको हम ब्लेड एंड ब्यूरिन कल्चर भी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी विशेषता ही ब्लेड और ब्यूरिन उद्योग है। इन उद्योगों के लेखक पूरी तरह से आधुनिक पुरुष थे। अगर आप इंडियन आर्कियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो अपर पैलेयोलिथिक में क्रो-मैग्नन मैन के बारे में के साक्ष्य मिल चुके हैं, तो जो कि हमारे होमो सेपियंस का के बहुत ही नियरेस्ट इवोल्यूशन में बहुत ही नियरेस्ट थे। तो इन उद्योगों के लेखक जो हैं, वो पूरी तरह से आधुनिक पुरुष थे, जिनकी तुलना होमो सेपियंस से की जा सकती है। ब्लेड और ब्यूरिन उद्योगों के अलावा उन्होंने हड्डियों, सींग, हाथी दांत के उपकरण बनाए। वे गुफाओं या आश्रयों में रहते थे। और जो अपर पैलेयोलिथिक या उच्च पुरापाषाण काल की का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि उन्होंने ड्राइंग, एनग्रेविंग्स, चित्र बनाना, चित्रकारी भी शुरू कर दिया था और दीवारों पर चित्रों और चट्टानों पर नक्काशी से इसका पता चलता है। उनकी संस्कृति न केवल यूरोप, अफ्रीका और पश्चिम एशिया में, बल्कि भारत में भी पाई जाती है। इस अवधि के
जो जो महत्वपूर्ण उपकरण या औजार हैं, वो पहला तो है चाकू या ब्लेड। ब्लेड किस तरीके होते थे, ये पतले होते थे, लंबे होते थे और इनके जो किनारे होते थे वो समांतर फ्लेक वाले होते थे, जिन्हें रीटच या कभी-कभी अनटच भी छोड़ दिया जाता था। और इसमें कुछ विशिष्ट किस्मों में जो बॉर्डर्स थे, जो किनारे थे, उन पे बैकिंग या ब्लंटिंग करके इन्हें सुधारा जाता था, जिन्हें कि हम बैग नाइफ्स भी कहते थे। इसका जो दूसरा औजार है उच्च पुरापाषाण काल का, वो बोरर्स या ऑल्स थे। इसमें आमतौर पर क्या होता था, सपाट फ्लेक्स थे, मगर फिर भी कभी-कभी जो नोड्यूल्स होते थे, उन पे कलाकृतियाँ बनाई जाती थी और इसमें एक मोटा प्रोजेक्टिंग पॉइंट होता था, जो विशेष रूप से प्रोजेक्शंस के दोनों किनारों पर पायदान को खोदकर बनाया जाता था। जो अगला इसका महत्वपूर्ण औजार है, वो ब्यूरिन या ग्रेवर्स है। तो इसमें क्या होता था, जो उपकरण थे, उनका उपयोग विशेष रूप से नरम पत्थर या हड्डी के साथ-साथ चट्टान आश्रयों और गुफाओं की दीवारों पर उत्कीर्णन यानी एन्ग्रेविंग करने के लिए किया जाता था। एक विशिष्ट ब्यूरिन एक ब्लेड होता था। इसको इसलिए ब्लेड या ब्यूरिन इसलिए कहते थे क्योंकि अगर हम यूरोपियन आर्कियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये खुरशनी के लिए इस्तेमाल होते थे और उस भाषा में इसको ब्यूरिन कहा जाता था। इसलिए यूरोपियन आर्कियोलॉजी में, जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो 2-3 अलग-अलग तरीके की संस्कृतियाँ मिली हैं जिसमें कि ब्लेड का बहुत ही वृहद रूप से इस्तेमाल किया गया है। तो ये एक विशिष्ट ब्यूरिन जो है वो एक ब्लेड ही होता था जिसके किनारों को एक सिरे पर तिरछा काटा जाता था ताकि वे मिलकर एक संकीर्ण छेनी की धार बना सकें। इसके बाद जो अगले उपकरण पाए जाते थे, क्योंकि उच्च पुरापाषाण काल में पत्थर के साथ-साथ हड्डी और सींगों का भी इस्तेमाल होने लगा था, तो जो उपकरण थे वो हड्डी के उपकरण भी थे, सींग पे, हाथी दाँत पे, इस तरह के बने उपकरण पहली बार यूरोपीय स्थलों में उच्च पुरापाषाण काल में दिखाई दिए। तो हड्डी के औज़ार कई प्रकार के होते थे और इसमें कुछ अलग-अलग तरीके के जो महत्वपूर्ण औज़ार थे। एक बैटन डी कमांडमेंट जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, मगर इसके साथ जो एक समस्या थी वो ये थी कि ये स्पष्ट नहीं था कि ये किस लिए इस्तेमाल होता था, मगर अपने सरलतम रूप में इसमें सींग का एक हिस्सा होता था जिसमें एक या अधिक छेद होते थे। उसके बाद मछली के हुक भी मिले हैं। वो सबसे सरल प्रकार के मछली के हुक एक पतली सुई होती थी जिसके बीच में छेद नहीं, मछली के हुक के अलावा उस समय में सुई भी मिली थी जिसके बीच में छेद नहीं होता था और मछली के कांटे मैग्डलेनियन काल में पाए गए थे। जो उच्च पुरापाषाण काल का एक अन्य महत्वपूर्ण औजार है वो हार्पून है। ये हड्डी के औजारों के एक महत्वपूर्ण परिवार का ही एक हिस्सा है और इवोल्यूशनरी श्रृंखला को ही दिखाता है, जिसमें कि अलग-अलग तरीके के हम हार्पून्स देख सकते हैं, जैसे कि बिना काँटों के हार्पून, बार्ब के साथ हार्पून, बार्ब्स की एकल पंक्ति के साथ हार्पून और बार्ब्स की दोहरी पंक्ति के साथ हार्पून। इसके बाद हम बात करें अगर उच्च पुरापाषाण काल के उपकरणों की, तो उसमें सुइयाँ, जो कि संभवतः बलुआ पत्थर के टुकड़े या ऐसी किसी कठोर सतह की नाली में हड्डी के एक छोटे टुकड़े को पीसकर बनाई जाती थी। इसके बाद जो और औजार है वो लैंस पॉइंट है। लैंस पॉइंट यूरोपियन आर्कियोलॉजी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जब हम बात करते हैं सॉल्ट्रियंस की, तो उसमें खास तौर पे ये पाए गए थे और ये एक सिरे पर एक नुकीली हड्डी की पतली छड़ें होती हैं, दूसरे छोर पर जो शाफ्ट होता है उसमें लांस पॉइंट को हैफ्ट करने के लिए कुछ कार्य किया जाता है। उसका वर्किंग एंड जो होता है वो आगे से नुकीला होता है और पीछे उसका जो बट एंड होता है उसको हाफ्ट करने के लिए बनाया जाता है। इसको हम मिश्रित औजार या कंपोजिट टूल्स के तहत भी कह सकते हैं। जो अगला उच्च पुरापाषाण काल का औजार है वो है स्पीयर थ्रोअर। स्पीयर थ्रोअर, जैसा कि नाम से पता चलता है कि भाला फेंकने के काम आता था। ये हड्डी के लंबे चपटे टुकड़े से बना होता है। इसके एक सिरे पर ऊपर की ओर हुक के रूप में थोड़ा उभार होता है। दूसरे सिरे को हाथ में इस तरह से पकड़ा जाता है कि वो संचालक के कंधे की ओर, पीछे की ओर इंगित करता है और एक प्रक्षेप, आमतौर पर एक भाला जिसे फेंका जाना है, को उसके बट के सिरे के साथ उस पर रखा जा सकता है। तो इस तरीके से हमने पुरापाषाण काल की जो टाइपोलॉजी है उसको हमने पूरा कर लिया है, जिसमें निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में अलग-अलग तरीके के औजार और वो कैसे बनाए गए थे और उनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था के बारे में हमने चर्चा करी। इसके बाद में हम बात करेंगे मध्य पाषाण यानी कि मेसोलिथिक की। अब मेसोलिथिक जो काल था, मध्य पाषाण काल जो था वो पुरापाषाण और नवपाषाण काल के बीच का एक ट्रांजिशनल फेज था।
इसका विकास होलोसीन युग में हुआ। इस अवधि में उत्पादित उपकरण फ्लूटिंग और प्रेशर फ्लेकिंग, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जब हमने तकनीक पढ़ी थी तो उसमें हमने फ्लूटिंग भी पढ़ी थी, जिससे कि ब्लेड्स बनाए जाते थे छोटे छोटे, और प्रेशर फ्लेकिंग तकनीक द्वारा निर्मित छोटे ब्लेड्स होते थे। इन अत्यंत छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे जब पुरा पाषाण काल की, तो उसमें जब हम निम्न पुरा पाषाण काल में हमने बात करी हैंड एक्सेस की, मध्य पुरा पाषाण काल में हमने बात करी स्क्रैपर्स की, और उच्च पुरा पाषाण काल में हमने ब्लेड एंड ब्यूरन की बात करी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, तो हम बात करते हैं माइक्रोलिथ्स की। और ये मिश्रित औजार हुआ करते थे, क्योंकि इनको सीधे हाथ से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, जैसे कि हम हैंड एक्सेस को या स्क्रैपर्स को इस्तेमाल करते थे। इनको हम किसी और हड्डी पे या किसी लकड़ी पे हम इनको हाफ्ट करके तब इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते थे और ये वर्किंग एंड होते थे। संभवतः इसकी आवश्यकता थी, क्योंकि अब तेज शिकार जो है उन पे ध्यान केंद्रित था, और हैफ्टिंग का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। जब इस संदर्भ से देखा जाता है तो छोटे माइक्रोलिथ्स में पुरा पाषाण कालीन उपकरणों की तुलना में कई फायदे होते हैं, क्योंकि मौसम भी बदल रहा था, शिकार के तरीके भी बदल रहे थे, और जो उस समय की उस समय का फ्लोरा फौना था, जो जानवर थे वो भी बदल रहे थे। तो इसलिए शिकार करने की जो तकनीक थी और जो उपकरण बनाने की तकनीक थी वो बदलना बेहद जरूरी था। तो इसलिए जो मध्य पाषाण काल के जो उपकरण हैं वो पुरा पाषाण काल से कहीं ज्यादा बेहतर थे। इन्हें बनाना आसान था और इन्हें बनाने में कम समय लगता था। इनसे कच्चे माल की बचत होती थी, और साथ ही जब लकड़ी के शाफ्ट पर एक विशेष तरीके से लगाया जाता था तो वे बहुत प्रभावी उपकरण और हथियार बन जाते थे। यहाँ ये जानना जरूरी है कि जब हम पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो वहां पे क्वार्टजाइट यूज होता था, ऑर्थोक्वार्टजाइट, मगर जब हम मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो यहाँ फ्लिंट इस्तेमाल होने लगा था, जिससे कि हम जो ब्लेड्स बनाते थे वो ज्यादा पहले से ज्यादा प्रभावी बनते थे। और ये मिश्रित उपकरणों के रूप में माइक्रोलिथ पुरा पाषाण काल की तुलना में प्रौद्योगिकी में प्रगति का प्रतीक थे। माइक्रोलिथ्स में आमतौर पर अगर हम बात करें किस किस तरीके के होते थे, तो ज्योमेट्रिकल या ज्यामितीय माइक्रोलिथ होते थे, जो कि लूनेट्स हो सकते थे, यानी चंद्राकार या अर्धचंद्राकार। ये आधे चंद्रमा के समांतर किनारे वाले ब्लेड पर बने छोटे माइक्रोलिथ्स थे। उनके पास एक गोल पीठ या चाप और एक सीधी विपरीत भुजा होती थी। चाप जो होता था वो मोटा होता था, और हैंडल में हाफ्टिंग की सुविधा के लिए जानबूझकर रीटच द्वारा कुंद किया जाता था, क्योंकि एक इसका वर्किंग एंड होता था और दूसरा ब्लंट किया जाता था, कि ताकि इसको किसी लकड़ी के शाफ्ट पे या किसी और उस पे इसको हाफ्ट किया जा सके। जबकि जो इसका वर्किंग एंड होता था वो तेज होता था। जो अगला माइक्रोलिथ है वो है त्रिकोण, दैट इज जो कि जिसे हम कहेंगे ट्रायंगुलर। तो ये टूटे हुए ब्लेडों पर बने होते थे, जिनकी तेज धार आधार बनाती थी, जबकि अनुदैर्घ्य भुजाएं, इसमें दो अनुदैर्घ्य भुजाएं होती थी। इसकी दो किस्में होती थी, गैर ज्यामितीय यानी नॉन ज्योमेट्रिकल त्रिकोणीय रूप, और लंबी धार वाले नियमित आकृति, जैसे स्केलीन, समबाहु, समद्विबाहु त्रिकोण। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि टूटे हुए ब्लेड्स पे बनाया जाता था इनको। इसके बाद जो मध्य पाषाण काल का अगला औजार है वो है ट्रपीज। ये ज्यामितीय ट्रपीज से मिलते जुलते थे, जिसमें छोटी तीन भुजाओं को तेजी से सुधारा जाता है, जबकि सबसे लंबी भुजा को एक तेज काटने वाले धार के रूप में बनी रहती है। इसे लूनेट के ट्रांजिशनल रूप में लिया जा सकता है। जो हमने पहले अर्धचंद्राकार या चंद्राकार तरीकों के जो हमारे माइक्रोलिथ्स थे, उनका ही ये एक ट्रांजिशनल रूप है, जिसको कि हम ट्रिपेज कहते हैं। और एक जो मूल ट्रिपेज होता है उसमें मूल ब्लेड के समांतर पक्ष अनटच्ड रहते हैं, जबकि गैर समांतर पक्ष को रीटचिंग की जाती है। उनपे जो गैर समांतर पक्ष होते हैं उस पर रीटचिंग की जाती है। अगला जो इसका औजार है वो ट्रिपेजॉइड है। तो ल्यूनेट्स हो गए, ट्रायंगुलर माइक्रोलिथ्स हो गए, ट्रिपेजेस हो गए, इसके बाद ट्रिपेजॉइड्स हैं। तो ये क्या होते हैं, ये एक ट्रिपेज का ही उप प्रकार है, जैसा कि नाम ही बता रहा है कि ये ट्रिपेज का एक उप प्रकार है, जिसमें कोई दो समांतर भुजाएं नहीं देखी जा सकती हैं, जबकि जो अन्य लॉन्गिट्यूडनल भुजाएं हैं उनको दोबारा रीटच किया जाता है। इसके बाद जो अगला औजार है वो है ट्रांसवर्स एरोहेड। इसे जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं कि भाला के तरीके का होता था, और इस प्रकार से काटने वाले किनारे और उसकी जो
पीछे की जो सीमा होती थी उसके बीच की लंबाई पार्श्व पक्षों के बीच की लंबाई से अधिक होती थी, यानी कि उसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से ज्यादा होती थी। और आमतौर पर एक तीर, इसमें जो एक तीर का सिरा होता था उसमें नुकीली धार के बजाय अनुप्रस्थ तेज धार होती थी। और जो जो अगले तरीके का जो हमने बात करी वो ज्योमेट्रिकल या ज्यामितीय माइक्रोलिथ्स थे, जिनमें की आकार जो था वो डिफाइन था, जैसे कि ल्यूनेट्स थे, चंद्राकार, ट्रिपेजेस थे, ट्रायंगुलर त्रिकोणीय थे, या फिर ट्रिपेजॉइड्स थे। मगर जो गैर ज्यामितीय थी यानी कि उसमें कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं था, इसलिए उन्हें नॉन ज्योमेट्रिकल या गैर ज्यामितीय माइक्रोलिथ्स कहते थे। तो इसमें क्या आता था, बैक ब्लेड्स आते थे, और बैक ब्लेड्स जो होते थे वो समांतर पक्षीय ब्लेड्स होते थे, जिसमें एक या दोनों पार्श्व होते थे, और दोनों पार्श्व जो है वो हैफ्टिंग के उद्देश्य से किनारों को इसमें रिटचिंग की जाती थी। इसके अलावा ऑब्लिकली ब्लंटेड ब्लेड्स होते थे। तो ये पेन चाकू, इन्हें पेन चाकू ब्लेड भी कहा जाता था। इसमें एक तीव्र कुंद पक्ष होता था जो पतले अनटच्ड किनारे के मिलने के लिए मुड़ता है और एक वर्किंग एंड के रूप में कार्य करता है। दाईं या बाईं और आंशिक या पूर्ण कुंद किया जाता है, क्योंकि ये मिश्रित औजार थे और इनमें हैफ्टिंग की जरूरत पड़ती थी, तो इनका एक किनारा इनका जो है उसे कुंद करना या ब्लंट करना जरूरी होता था। इसके बाद जो अगला नॉन ज्योमेट्रिकल या गैर ज्यामितीय माइक्रोलिथ है वो है तिरछे कुंद ब्लेड्स। ये इन्हें भी पेन चाकू ब्लेड ही कहा जाता था। इनमें एक तीव्र कुंद पक्ष होता था जो पतले अछूते किनारे के मिलने के लिए मुड़ता था, और इसका जो दूसरा किनारा होता था ये मिलके एक जो इसका वर्किंग एंड होता था वो बनता था। इसके बाद हम बात करेंगे, इसी में एक और तरीके के ब्लेड होते थे जिन्हें हम कहते थे ट्रंकेटेड ब्लेड्स। तो एक हो गए ऑब्लिक, दूसरे हो गए ट्रंकेटेड ब्लेड्स। तो ये जो ब्लेड्स होते थे इनके टूटे हुए सिरे को या तो अनुप्रस्थ या तिरछे रूप में काटा जाता था, संभवतः एक खुरचने वाला सिरा बनाने के लिए। जो इनके ट्रंकेटेड जो ब्लेड्स होते थे, तो जो टूटे हुए सिरे को जो शार्पन किया जाता था वो खुरचने के लिए इनको शार्पन किया जाता था, तेज किया जाता था। काट छाट एक या दोनों सिरों पे की जाती थी। कार्यशील किनारा जो होता था वो ट्रांसवर्स या स्ट्रेट होता था। इसके बाद जो मध्य पाषाण काल का जो अगला औजार है वो है ट्रेंचेस। तो ये भी एक फ्लेक उपकरण होते थे जिनकी कटिंग एज जो है वो उपकरण के दोनों सतहों से या दो से अधिक फ्लेक निशानों के इंटरसेक्शन से बनती थी। इसके बाद जो अगला औजार है इसका है वो है खोखले आधारित बिंदु, पॉइंट्स की बात हम करते हैं। तो इन उपकरणों में बिंदु के एक तरफ के कम से कम एक हिस्से को तेजी से कुंद किया जाता था, जबकि आधार जो इसका बेस होता था उसको रीटचिंग द्वारा जानबूझकर खोखला किया जाता था। इनमें सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दोनों तरीके के पॉइंट्स जो हैं वो थे। तो इस तरीके से हमने पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की जो टाइपोलॉजी थी उसके बारे में हमने चर्चा करी, जिसमें कि हमने पुरा पाषाण काल के बारे में अगर हम बात करें तो हमने निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल की बात करी, जिसमें निम्न पुरा पाषाण काल में हमने बात करी हैंड एक्सेस की और क्लीवर्स की। और जैसा कि हम हैंड एक्सेस में भी हमने एशुलियन हैंड एक्स, मेकॉकियन हैंड एक्स, लैंसियोलेट इनकी बात करी हमने। और जो एशुलियन हैंड एक्स होते थे वो भी पियरिफॉर्म होते थे, नाशपाती के आकार के होते थे, कॉर्डिफॉर्म्स होते थे यानी कि हृदय के आकार के होते थे, और इनका जो बट एंड होता था वो अच्छी तरह से गोल किया जाता था, क्योंकि ये सीधे हाथ से इस्तेमाल किए जाते थे और ये मिश्रित औजार नहीं थे। तो इसलिए इनका जो कामकाजी छोर था वो तेज होता था और जो इनका बट एंड होता था वो गोल होता था, पकड़ने के काम आता था। लैंसियोलेट की बात करी हमने। इसके अलावा निम्न पुरा पाषाण काल में हमने क्लीवर्स की बात करी, जो कि इस पे निर्भर करता था कि वो बट के आकार का है या उन किनारे के आकार पे या क्रॉस सेक्शन की प्रकृति के आधार पर इनको विभाजित किया गया था क्लीवर्स को। और ये विभाजन जो था वो चौकोर या गोल बट होती थी, नुकीले बट होते थे, चौकीन या चौड़े या संकीर्ण बट होते थे, और समांतर चतुर्भुज आकार के क्रॉस सेक्शन वाले क्लीवर्स होते थे। मध्यपुरा पाषाण काल, क्योंकि ये फ्लेक टूल्स थे और इनमें ऑर्थोकॉर्टिजाइट के बाद ऑर्थोकॉर्टिजाइट जो है वो पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, और ये कोर्स या फ्लेक्स पे आ गए थे और ये पहले से बेहतर औजार थे। और इसमें मध्य पुरा पाषाण काल में जो इसका रिप्रेजेंटेटिव टूल था वो स्क्रैपर था। और स्क्रैपर किस किस तरीके के थे? साइड स्क्रैपर्स,
एंड स्क्रैपर्स थे और राउंड स्क्रैपर्स थे। कॉनकेव या हॉलो स्क्रैपर्स थे यानी कि खोखे, कॉन्वेक्स स्क्रैपर्स थे यानी कि उत्तल और अवतल खुरचनी या स्क्रैपर्स थे, और इसके अलावा कॉनकेवो कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल अवतल स्क्रैपर्स की भी हमने बात करी। और जो पॉइंट्स थे वो सिंगल शोल्डर पॉइंट्स थे और डबल शोल्डर पॉइंट्स थे। अपर पैलेलिथिक जो था वो उसमें ब्लेड का इस्तेमाल किया जाने लगा था, और ये जो अपर पैलेलिथिक या उच्च पुरा पाषाण की जो सभ्यता थी ये पूरी तरह क्रो-मैग्नन या होमो सेपियंस सेपियंस की सभ्यता या आधुनिक पुरुष के रूप में जानी जाती है। इस उद्योग को हम लोग ब्लेड और ब्यूरिन उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि वृहद तौर पर ब्लेड का इस्तेमाल होता था, और ब्यूरिन इसलिए क्योंकि यूरोपियन आर्कियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में इसको ब्यूरिन कहा जाता था और ये खुरचने के काम आता था। तो इसमें जो हमने ब्लेड्स की बात करी, उसके अलावा हमने बोरर्स की बात करी और ब्यूरिन्स की बात करी या ग्रेवर्स की बात करी। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, ग्रेवर्स यानी कि जिससे हम खोद के कई कई बार क्योंकि चट्टानों में दीवारों पर, क्योंकि उच्च पुरा पाषाण काल के युग में के समय पे जो आधुनिक पुरुष था उसने चित्रकारी दीवारों पे और गुफाओं में करनी शुरू कर दी थी, तो उसके लिए ये ग्रेवर्स या ब्यूरिन्स का इस्तेमाल किया जाता था। और हड्डी और सींग के उपकरण में जो महत्वपूर्ण उपकरण थे, बैटनडी कमांडमेंट की हमने बात करी, फिश हुक्स या मछली के हुक्स की बात करी और हार्पून्स की बात करी, और हमने लैंस पॉइंट्स की बात करी। इसके बाद हमने मेसोलिथिक की बात करी। तो मेसोलिथिक क्योंकि अब ये पूरी तरह से, क्योंकि मौसम बदल चुका था और जो विकास का उपक्रम था वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, और आधुनिक मनुष्य जो है उसने एवोल्यूशन में और कई नई चीज़ों का आविष्कार किया था। और क्योंकि अब मौसम के बदलने से फ्लोरा फौना भी बदल रही थी, जानवर बदल रहे थे, तो शिकार के लिए जो औजार इस्तेमाल करने थे उनकी तकनीक को बदलना बेहद ज़रूरी था। तो इसलिए हम मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक टूल्स के नाम से जानते हैं। ये छोटे ब्लेड के टुकड़े होते थे 6 से 8 इंच के, और ये मिश्रित औजार होते थे जिनको कि किसी लकड़ी पे हाफ्ट करके इस्तेमाल किया जाता था, जो कि सीधे हैंड एक्सेस और क्लीवर्स की तरह इस्तेमाल नहीं किए जा सकते थे। और ये माइक्रोलिथ्स क्या-क्या होते थे? ज्योमेट्रिकल माइक्रोलिथ्स होते थे जिसमें कि ल्यूनेट्स होते थे, ट्रायंगल शेप में होते थे, ट्रेपेजेस होते थे, और ट्रेपेजेस का एक उपप्रकार ट्रेपेजॉइड्स होते थे, और ट्रांसवर्स एरोहेड्स होते थे। इसके अलावा जो नॉन ज्योमेट्रिकल या गैर ज्यामितीय माइक्रोलिथ्स की हमने बात करी, तो उसमें बैक ब्लेड्स होते थे, ऑब्लिकली ब्लंटेड ब्लेड्स होते थे, और ट्रंकेटेड ब्लेड्स होते थे, और ट्रेंचेस होते थे, और खोखले आधारित बिंदु या पॉइंट्स होते थे। अब हम बात करेंगे नवपाषाण काल की, यानी कि नियोलिथिक में किस तरह के की टाइपोलॉजी थी, क्योंकि ये होलोसीन के समय पे शुरू हो चुका था और मौसम पूरी तरह बदल चुका था, और ये जो सभ्यता थी ये पूरी तरह आधुनिक मनुष्य ने इस पे कब्जा कर लिया था, और तो इसलिए जो इस क्रोनोलॉजी की जो टाइपोलॉजी थी वो पुरा पाषाण काल से और मध्य पाषाण काल से पूरी तरह भिन्न थी। तो नवपाषाण काल एक सांस्कृतिक क्रांति का प्रतीक है। प्रकृति के चरागाह के रूप में अपनी भूमिका से मनुष्य प्रकृति का नियंत्रक बन चुका था। इस काल के उपकरण अधिक टिकाऊ थे, इन्हें तैयार होने में अधिक समय लगता था। पत्थर के औजारों के अलावा लोगों ने चीनी मिट्टी की चीजें भी बनानी शुरू कर दी थी, जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता था। इस अवधि के दौरान प्री हिस्ट्री के लोगों ने अपने पर्यावरण को परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के चट्टानों को फ्लेकिंग, ग्राइंडिंग, पॉलिश करके उपकरण बनाए। हालांकि पहले के उपकरणों का प्रयोग अभी भी जारी था, मगर गीले बलुआ पत्थर की सतह का उपयोग अब घर्षक के रूप में किया जाता था, यानी ग्राइंडर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता था उनका। इस प्रकार बनाए गए उपकरण अधिक टिकाऊ होते थे और इनमें अधिक समय भी लगता था। इस प्रकार अधिकांशतः नवपाषाणिक उद्योग को जिसे हम कहेंगे पैक्ड और जमीनी पत्थर उपकरण उद्योग के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल हुआ था? तो जो पहले टूल्स थे, जो इसके इम्पोर्टेंट टूल्स थे, वो सेल्स थे। सेल्स यानी जो थे वो एड्स और एक्सेस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। एक एड्जेस यूज होते थे, उनको भी सेल्स के नाम से ही हम जानते थे। अगर हम नियोलिथिक को या नवपाषाण काल की हम बात करें इंडियन आर्कियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम देखेंगे कि जो नॉर्दर्न इंडिया में है वहाँ पे सेल्स का इस्तेमाल बुर्ज़ाहोम में बहुत खास तौर पे पाया गया है। अगर हम देखेंगे तो जो उन्होंने उनके जो रहने की जो जगह थी जो उन्होंने बनाई थी उसमें सेल्स के जो मार्क्स हैं वो बहुत प्रोमिनेंट हैं।
तो एडजेस जो हैं वो ज़्यादातर आकार में त्रिकोणीय होते थे, जिसमें एक चौड़ी कटिंग एज होती थी, जिसमें एक बट नुकीला, गोल, चौड़ा, मोटा या पतला हो सकता था, जो उसका बट था। ये पेग्ड और ग्राउंड स्टोन उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख समूह है। जैसे कि हमने जब बात करी हमने निम्न पुरापाषाण काल की, तो हमने हैंड एक्सेस की बात करी। जब हमने मध्य पुरापाषाण काल की बात करी, तो हमने स्क्रैपर्स की बात करी। और जब हमने उच्च पुरापाषाण काल की बात करी, तो हमने ब्लेड्स और ब्यूरन्स की बात करी। और इसी तरह हमने मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण की बात करी, तो हमने माइक्रोलिथ्स की बात करी। तो इसी तरह जब हम नव पाषाण की बात करते हैं, तो सेल्स में एडजे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जो कि इसके रिप्रेजेंटेटिव टूल भी हम कह सकते हैं। इनका आकार छोटे से लेकर बड़े नमूनों तक भिन्न होता है, और उनमें से अधिकांश मध्यम आकार के हैं। छोटी और बड़ी कुल्हाड़ियाँ काफ़ी दुर्लभ हैं। कुल्हाड़ी के कामकाजी किनारे में सममित जो बेवल वाली सतह होती हैं, वो तेज़ कामकाजी किनारों पर मिलती हैं, वर्किंग एंड्स पर मिलती हैं। तो जो वेजेस होते हैं, ये छोटे और मोटे और आमतौर पर त्रिकोणीय, चतुर्भुज, ट्रायंगुलर भी हो सकते हैं, और चतुर्भुज भी हो सकते हैं, जिसमें वेज के आकार के नुकीले जमीनी किनारे जो हैं वो उसमें पेग्ड सर्फेसेस होती हैं। इनका उपयोग लकड़ी चीरने के लिए, स्प्लिटिंग के लिए किया जाता है, और संभवतः टूटी हुई कुल्हाड़ियों से इन्हें बनाया जाता था। ऐसा नहीं है कि नवपाषाण काल में हमने पुराने जो औजार थे उनका इस्तेमाल बंद कर दिया था, मगर क्योंकि तकनीक विकास के उपक्रम में थी, तो इसलिए और नई नई तकनीक जो आती गई, उनसे जो औजार बनते गए वो पहले से बेहतर थे, हल्के थे, क्लीन थे, शार्प थे, और उनका इस्तेमाल भी पहले से आसान था। इसके बाद हम नवपाषाण में इस्तेमाल करते थे पत्थरों को ग्राइंडिंग या रबिंग के लिए। तो ये घरेलू उपकरण हैं जो आमतौर पर कॉर्न के साथ मिलाकर पाए जाते हैं, जो अनाज को पीसने और कूटने के उद्देश्य से काम करते हैं। ये विशाल शिलाखंडों पर बनी चट्टानों के सापेक्ष छोटे-छोटे प्राकृतिक स्लैबों पर बनाए जाते हैं। ये आकार में आयताकार होते हैं, अंडाकार होते हैं, ओवल हो सकते हैं, या गोलाकार, राउंड हो सकते हैं। सैडल क्वेंस, क्योंकि नवपाषाण काल में को हम बेसिकली अगर हम रिवॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो फार्मिंग जो है वो भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर है। तो क्योंकि ग्रेन्स जो हैं वो आ चुके थे और उनके हमें साक्ष्य मिलते हैं, तो सैडल क्वेंस या मिलस्टोन, जाहिर सी बात है उनका मिलना एक साक्ष्य के रूप में है। और इनका नाम जो है वो इनकी काठी के रूप के कारण पड़ा, और इनका उपयोग अनाज और अन्य चीज़ों को पीसने और कूटने के लिए किया जाता था। सैडल क्वेंस और मिलस्टोन जो होते थे, वो जो ग्रेन्स होते थे, जो अनाज होते थे, उनको कूटने और पीसने के लिए किया जाता था। और इनका जो आकार था वो आयताकार था, वर्गाकार था, और अक्सर गोल भी होते थे, और बड़े जो ग्रेनाइट शिलाखंड होते थे उनसे बने होते थे। उनमें से अधिकांश लंबे, चौड़े और गहराई में उथले होते थे। मतलब कि जो इनका इनका जो आकार होता था वो बहुत गहरा नहीं होता था, मगर लंबा और चौड़ा होता था, क्योंकि ये कूटने और पीसने के इस्तेमाल में लाए जाते थे। जो अगला महत्वपूर्ण औजार है वो है मेस हेड या रिंग पत्थर। ये मोटे, विशाल, गोलाकार पत्थर के होते थे, और अच्छी तरह से इन्हें ड्रिल किया हुआ गया एक एक केंद्रीय छेद होता था, इसमें एक सेंट्रल होल होता था। इनकी सतहों को कभी-कभी कुचल दिया जाता था। केंद्रीय छेद को दोनों सतहों से बारी-बारी इसमें हॉलो किया जाता था, ड्रिल किया जाता था, और जो छेद का व्यास होता था, जो डायमीटर, वो सतह से केंद्र तक सिकुड़ता जाता था, मतलब कि नैरो होता जाता था, ऊपर सिकुड़ता जाता था वो। और एक गिलास का रूप ले लेता था। लकड़ी खोदने के लिए वजन के रूप में उनके प्रयोग से पता चलता है कि वे कृषि उपकरण थे, क्योंकि हम नवपाषाण काल की बात कर रहे हैं जिस समय कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, तो इस तरह के उपकरण थे जिनका इस्तेमाल कृषि के लिए किया जाता था। फैब्रिकेटर्स या हथौड़ा हेड, जो हमारा हथौड़ा पत्थर, जो हमारा अगला औजार है वो है फैब्रिकेटर। तो ये जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये आकार में गोल या बेलनाकार होते थे, और इनका उपयोग ब्लेड औजारों के निर्माण और पत्थरों को पीसने या घिसने के लिए किया जाता था। फैब्रिकेटर, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं। तो विशेष रूप से दोनों सिरों पर इस पे पिटाई के निशान, यानी कि के निशान मिलते थे, और सिलिंड्रिकल हैंड एक्सेस, बेलनाकार कुल्हाड़ियों और इस तरह के जमीनी उपकरणों के लिए इनका उपयोग किया जाता था। तो इसके साथ हमने जो पाषाण काल है उसमें निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल की हमने बात कर ली।
इसके बाद जो टाइपोलॉजी है सेरेमिक टाइप, जैसे कि हम सेरेमिक से समझ सकते हैं कि मिट्टी के बर्तन, चीनी बर्तन, इस तरह के ये नवपाषाण काल में मिले थे और ये बनाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल होता था। ये तकनीक हम इससे पहले जब हमने तकनीक पढ़ी थी तो हम प्रागैतिहासिक तकनीक में पढ़ चुके हैं। अब इसमें किस तरह की चीज़ें बनाई जाती थी हम उसके बारे में जानेंगे। तो जो सेरेमिक प्रकार के मिट्टी के या चीनी के बर्तन जो कि नवपाषाण काल में दिखाई देते हैं, मेसोलिथिक काल से कुछ-कुछ उसके साक्ष्य मिले हैं, मगर साफ तौर पर अगर हम इसकी बात करें तो नवपाषाण के आसपास की ही में ही इसके साक्ष्य मुख्य तौर से पाए जाते हैं। हालाँकि उत्तर नवपाषाण काल में ही मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक बहुत डेवलप या उन्नत हो गई थी और दुनिया के लगभग सभी क्षेत्रों में पाई जाने लगी थी। इसका तात्पर्य है कि मिट्टी से बर्तन बनाने की कला, ये जो सेरेमिक जिसे हम कहते हैं, मिट्टी से बर्तन बनाने की कला है और बर्तन बनाने के उपयोग में की जाने वाली मिट्टी का चयन बहुत सावधानी से किया जाता था। मिट्टी की स्थिरता इसमें महत्वपूर्ण होती थी और इसीलिए इसको सावधानी से पीसा जाता था और पानी के साथ मिलाया जाता था, ताकि इसकी जो बनावट थी वो पूरी तरह से एक समान हो जाए। इस उसके बाद जैसे कि हम आटा गूँथते हैं वैसे सावधानी से गूँथ कर कुम्हार जो है वो हवा के बुलबुले इसमें से जो थे वो हटा देते थे और इसको एक समान कर देते थे और मिट्टी को यथासंभव प्लास्टिक बनाते थे, जिससे कि इसे बर्तन के आकार में ढाला जा सके। इसके बाद हम बात करेंगे कि किस-किस तरीके के मिट्टी के बर्तन बनाए गए। तो जो मिट्टी के बर्तन थे वो बुनियादी वर्गीकरण अगर हम करें तो वो एक हस्त निर्मित होते थे और पहिए से निर्मित, जो पॉटर्स व्हील होता है, और हैंडमेड होते थे, पॉटरी। जो सेरेमिक मिट्टी के बर्तन होते थे वो हैंडमेड और पॉटर्स व्हील यानी कि हस्त निर्मित और पहिए से बने मिट्टी के बर्तन होते थे। तो जो हस्त निर्मित होते थे उनका उपयोग नवपाषाण काल में किया जाता था और उसके बाद जो है वो पहिए से बनने वाले मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाने लगा और विशेष रूप से नवपाषाण संस्कृति जो है उसमें इसके साक्ष्य पाए जाते हैं। पहिए से बने मिट्टी के बर्तनों का जो प्रसार हुआ वो ज़्यादातर ताम्रपाषाण काल में यानी कि चालकोलिथिक काल में, हम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं पॉटर्स व्हील से बनी हुई पॉटरी की। और इंडियन आर्कियोलॉजी में इसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ-कुछ जगहों पे इस तरह की पॉटरी मिली है। हालाँकि अगर हम बात करते हैं नॉर्दर्न इंडिया की तो वहाँ पे जो पॉटरी मिली है वो हैंडमेड या टर्न टेबल पे बनाई गई पॉटरी थी। मगर कुछ और जगहों पे जो पॉटरी मिली है उसमें एक आध जगहों पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो पॉटरी पाई गई वो पॉटर्स व्हील से या पहिए से बनाई गई जो थी पॉटरी थी वो। तो ये जो अलग-अलग तकनीक थी, एक तो कॉइल बिल्डिंग थी, तो ये क्या होता था, मिट्टी की लंबी और चपटी कुंडलियों को संकेंद्रित तरीके से रखा जाता था और फिर एक साथ निचोड़कर चिकना किया जाता था। और जो दूसरा इसका तरीका था वो मोल्ड मेथड था। तो मोल्ड मेथड क्या होता था, जो कि हम तकनीक में भी पढ़ चुके हैं कि कोई पुरानी टोकरी या कोई इस तरह का इस्तेमाल उसको साँचे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था और उसके ऊपर मिट्टी लगा के और फिर उसे बनाया जाता था। तो जो बर्तन मिट्टी की एक गाँठ से बनाया जाता था जिसे अवतल साँचे में दबाया जाता था या उत्तल आकार में शीर्ष पर रखा जाता था। मतलब कि जो मोल्ड होता था, जो साँचा होता था, उसमें मिट्टी कई बार अंदर से लगा के भी बर्तन बनाया जाता था और कई बार मिट्टी ऊपर से लगा के भी बर्तन बनाया जाता था। तो 2 तरीके की तकनीक है इसमें, कॉइल बिल्डिंग है और मोल्ड मेथड है। जो तीसरी तकनीक है जो कि उत्तर नवपाषाण काल की हम कहेंगे मुख्य तौर से पॉटर्स व्हील विधि जो है, तो उसमें कुम्हार जो होता था वो अपने हाथों से घुमाए जाने वाले जो मंच थे उसपे मिट्टी की एक गाँठ को रखकर बनाता था। और सेरेमिक टाइप में जब हम बात करते हैं तो हम उसमें सरफेस ट्रीटमेंट की भी बात करते हैं। जो बर्तन बनाए जाते थे उसमें उसके बाद उसको फाइनल टचिंग कैसे दी जाती थी, उसमें सरफेस ट्रीटमेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहता था। तो प्रारंभिक निर्माण और आकार देने की प्रक्रिया के बाद मिट्टी के बर्तनों को थोड़े समय के लिए अलग रख दिया जाता था ताकि वे कठोर हो जाएँ। इस बिंदु पर अधिकांश पानी जो मिट्टी के साथ मिलाया गया था उसे प्लास्टिसिटी और को कम करने के योग्य बना दिया जाता था। वो जो उसमें पानी होता था उसको वाष्पित कर दिया जाता था और अधिकतम शुष्कन संकोचन इसमें हुआ होगा उस समय पे। हालाँकि प्लास्टिसिटी के पानी में थोड़ी मात्रा और सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीक इन दोनों का, जैसे कि बर्निंग, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीक मतलब कि बर्निंग, पॉलिशिंग और पैडल एंड एनवल, इस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स थी इनका इस्तेमाल करके उन्हें बनाया जाता था। और सरफेस ट्रीटमेंट के बाद सजावट भी, क्योंकि अगर हम
इंडियन आर्कियोलॉजी की ही बात करें तो उसमें कई-कई जगहों पे हमने देखा है कि पॉटरी जो थी वो डेकोरेटेड भी थी। तो सजावट में क्या किया जाता था, कंघी या फिर जो रस्सी होती थी उससे उस पे निशान बनाए जाते थे जो कि बाद में जब उसको उसमें बर्निंग करते थे और उसके बाद निशान बनाने से तो वो उकरी हुई सजावट उसमें नज़र आती थी। तो कालांतर में जो है बड़े पैमाने पर उत्पादित होने वाले बर्तनों को पकाने के लिए परिष्कृत भट्टियाँ तैयार की गई हैं। जैसे कि हड़प्पा में पाई गई भट्टियाँ, मिट्टी के बर्तनों के प्रकार के कुछ उदाहरण जो हैं वो उनके आधार और विभिन्न संस्कृतियों से उनकी पहचान की जा सकती है। तो उसके जो उदाहरण हैं वो क्या हैं? अ, जो हम ताम्रपाषाण युग की बात करते हैं, चालकोलिथिक की, तो उसमें जो उनके आकार या उनमें किस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया, उसके आधार पर पहला जो टाइप है वो है मालवा के बर्तन। तो मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति का एक विशिष्ट प्रकार है और इनके विशिष्ट प्रकार के मिट्टी का बर्तन है। ये बफ या क्रीम स्लिप के साथ एक पहिया निर्मित मिट्टी का बर्तन है। क्योंकि हम चालकोलिथिक या ताम्रपाषाण की बात कर रहे हैं और उत्तर नवपाषाण के बाद पहिए का इस्तेमाल होने लगा था, पॉटर्स व्हील का इस्तेमाल होने लगा था। तो जो मालवा में पाए जाने वाले जो बर्तन हैं या मालवा जो ताम्रपाषाण संस्कृति है, उसमें जो मिट्टी के बर्तन निर्मित पाए गए हैं, वो पहिए से बनाए गए थे। इसमें गहरे भूरे या काले रंग के चित्रित पैटर्न्स हैं, डिज़ाइन्स हैं और आमतौर पर त्रिकोण जो हैं और पक्षियों, पौधों और नृत्य करते मानव की आकृतियाँ होती थीं। जो इसका अगला प्रमुख प्रकार है वो चित्रित ग्रेवेयर है, पेंटेड ग्रेवेयर्स जिसे हम कहते हैं। तो ये जो चित्रित ग्रेवेयर हैं ये भारत के प्रारंभिक लौह युग यानी कि ताम्र युग से और आगे की हम बात कर रहे हैं। प्रारंभिक लौह युग की एक विशिष्ट मिट्टी का बर्तन है और इसे अच्छी तरह पकाई गई मिट्टी से और तेज पहिए से तैयार किया जाता था। दोनों सतहों पर एक पतली परत लगाई जाती थी और बर्तनों को कम करने वाली परिस्थितियों में मतलब उसको पकाने के लिए 600 डिग्री सेल्सियस तक पकाया जाता था और चिकनी राख वाली सतह जो है वो जिससे कि 600 डिग्री सेल्सियस पर पकाने से एक जो इसकी सतह थी वो चिकनी और राख वाली बनती थी और दोनों सतहों पर ज्यामिति या प्राकृतिक पैटर्न्स के साथ काले रंग से सजाया जाता था जो पेंटेड ग्रेवेयर था। तो इसमें 3 प्रमुख चीज़ें हैं। पहली बात तो ये पॉटर्स व्हील यानी पहिए से बनाया जाता था। दूसरी बात ये 600 डिग्री सेल्सियस तक पकाया जाता था और तीसरी बात इस पे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन्स जो हैं, नेचुरल या ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन्स जो हैं काले रंग से इनके ऊपर रंगी जाती थी। जो अगला प्रकार है वो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है। ये एक अच्छी तरह से पकाई गई मिट्टी जो कि तेज पहिए पर बनाया जाता था और काले और भूरे और कभी-कभी लाल रंग के जो हम आप अगर याद हो हमने जब टेक्निक्स या तकनीक की बात करी थी तो हमने इल फायर्ड और वेल फायर्ड पॉटरी की भी बात करी थी। तो क्योंकि इसे अच्छी तरह पकाया जाता था तो ये आमतौर पर काले, भूरे और लाल रंग के कोर के साथ के रूप में और पतले और मजबूत होते थे। आप देखेंगे जैसे-जैसे जब हम ताम्रपाषाण से लौह युग की तरफ बढ़ते हैं तो जो पॉटरी या जो बर्तन थे उनमें भी और हम विशिष्ट उसमें उनकी तकनीक का इस्तेमाल देखते हैं। मालवा में जो बर्तन थे उसमें जो मालवा के जो बर्तन पाए गए हैं उसमें पॉटर्स व्हील या पहिए के इस्तेमाल के साक्ष्य नहीं पाए गए हैं मगर जैसे-जैसे हम चित्रित ग्रेवेयर या फिर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की तरफ बढ़ते हैं तो ये पहले से ज़्यादा बेहतर थे क्योंकि ये पहिए पे बनाए गए थे, अच्छे ढंग से पकाए गए थे और ये पहले से पतले और मजबूत होते थे। और इनकी विशेषता ये थी कि इनकी दर्पण वाली जो इनकी सतह होती थी दर्पण की तरह चमकदार होती थी। सामान्यतः सतह का रंग हल्के से जेट काला या स्टील नीला होता था, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता था कि चांदी जैसा सुनहरा, भूरा या चॉकलेटी हो। इसे शायद ही कभी गहरे स्टील नीले, भूरे, हल्के गहरे लाल और गहरे भूरे रंगों से इसे सजाया भी जाता था। तो इसी के साथ हमने टाइपोलॉजी पे अपनी चर्चा पूरी कर ली है। इसके बाद हम बात करेंगे कल्चरल क्रोनोलॉजी की। तो कल्चरल क्रोनोलॉजी में हम बात करेंगे सांस्कृतिक अनुक्रम में, उसमें हम बात करेंगे जैसे कि हमने बात करी तकनीक में, टाइपोलॉजी में निम्न पुरापाषाण काल, जब हम पाषाण काल की बात करते हैं निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इसके बाद हम बात करेंगे मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल और नियोलिथिक की बात करेंगे हम नवपाषाण काल। फिर हम ताम्रपाषाण यानी चालकोलिथिक की बात करेंगे जिसमें कि इंडिया में जो ताम्रपाषाण संस्कृति थी और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी बात करेंगे हम, हड़प्पा संस्कृति की।
और उसके बाद हम बात करेंगे लौह युग की, जिसमें कि पेंटेड ग्रेवर्स पाए गए थे, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर्स जिनकी अभी हमने बात करी टाइपोलॉजी में, वो पाए गए थे। और मेगालिथिक कल्चर की भी हम बात करेंगे, और ये मेगालिथिक कल्चर क्यों और किस लिए थे इस पे भी हम चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम चैम्बर्ड ग्रेव्स की बात करेंगे और अनचैम्बर्ड ग्रेव्स की बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि आखिर प्री हिस्ट्री है क्या। तो प्री हिस्ट्री जो है वो इसमें हम संस्कृतियों के विकास की चर्चा करेंगे, और इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्रागैतिहासिक शब्द है उसके बारे में, उस पे हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये शब्द उस काल को संदर्भित करता है जब मनुष्य पहली बार अपने पशु वंश से उभरा और लेखन शुरू होने तक सीधे चलने वाले बाइपीडल, सीधे चलने वाले दो पैरों वाला बन गया। इसलिए लिखित रिकॉर्ड उपलब्ध होने से पहले या रिकॉर्ड किए गए इतिहास या लेखन प्रणालियों के आविष्कार से पहले के समय की अवधि को संदर्भित करता है। प्री हिस्ट्री नाम अपने आप में प्रागैतिहासिक, यानी हिस्ट्री से पहले की जब हम बात करते हैं जिसमें कि लेखन कार्य शुरू नहीं हुआ था और मनुष्य बाइपीडल यानी कि दो पैरों पर चलने वाले विकास के उपक्रम में था। तो ये जो शब्द प्रागैतिहास है ये पहली बार पुरातत्वविद पॉल टूर्नल द्वारा कॉइन किया गया था, जिन्होंने दक्षिणी फ्रांस की गुफाओं में की गई खोज का वर्णन करने के लिए एंटी हिस्टोरिक जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है, का इस्तेमाल किया था। और ये शब्द जो है 1830 के दशक में फ्रांस में लेखन में सबसे पहले समय का वर्णन करने के लिए उपयोग में आया था। और प्रागैतिहासिक शब्द को बाद में 1851 में पुरातत्वविद डेनियल विल्सन द्वारा अंग्रेजी में इस्तेमाल किया गया था। और उसके बाद जैसा कि हम बात करते हैं, जब हम पैलेलिथिक की बात करते हैं तो जॉन ल्यूबॉक का नाम हम खास तौर पे इसमें इसके संदर्भ में हम पढ़ते हैं, क्योंकि 1800 इन्होंने जॉन ल्यूबॉक ने प्रागैतिहासिक टाइम्स में इस शब्द का स्वतंत्र रूप से उपयोग करना शुरू कर दिया था। हम क्यों पढ़ते हैं प्रागैतिहास, वाई डू वी स्टडी प्री हिस्ट्री? तो जैसा कि प्रागैतिहासिक मानव अनुभवों का क्रोनोलॉजिकल अध्ययन, अगर हम इस परिपेक्ष में बात करते हैं तो आखिर इसकी प्रासंगिकता है क्या? तो हम सांस्कृतिक प्रक्रियाओं, मानव व्यवहारों को समझने और अंततः मानव विकास पर चर्चा करने के लिए ऐसा करते हैं। मानव इतिहास में मनुष्यों को जैविक और सांस्कृतिक यानी कि बायोलॉजिकल, कल्चरल और बिहेवियरल, ये तीनों इवोल्यूशंस, जैविक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक विकास की पूरी कहानी इसमें शामिल है। जब से वे गैर मानव, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, जब उन्होंने होना बंद कर दिया था और वो ह्यूमन होमोसेपियंस होने की दिशा में बढ़ने लगे थे। वर्तमान मनुष्य विकास वादी प्रक्रियाओं का उत्पाद है और इसी तरह संस्कृति, पर्यावरणीय और जैविक कारकों के साथ निरंतर संपर्क में समय के साथ संचालित होने वाली सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। मानव प्रागैतिहास को विभाजित करने में प्रागैतिहासिक आमतौर पर 3 आयु प्रणाली, 3 एज सिस्टम जिसे हम कहते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये प्रणाली ह्यूमन प्री हिस्ट्री काल को 3 क्रोनोलॉजिकल समय, 3 क्रमिक समय अवधियों में विभाजित करता है, जिसका नाम उनके संबंधित प्रमुख उपकरण, निर्माण प्रौद्योगिकियों और उपकरण बनाने के लिए उपयोग में किए जाने वाले कच्चे माल के प्रकार पर आधारित है, जैसे कि क्वार्टजाइट, फ्लिंट, जास्पर, चैल्सिडोनी। तो हम जब बात करते हैं निम्न पुरापाषाण से लेकर उच्च पुरापाषाण काल और कुछ हद तक मध्य पाषाण काल में भी हमने ऑर्थो क्वार्टजाइट के इस्तेमाल से लेकर उसके बाद फ्लिंट, जास्पर, चैल्सिडोनी, इस तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था औजार बनाने के लिए। तो उनको जब हम विभाजित करते हैं पाषाण युग में, जिसमें कि हमने ये सब पढ़ा, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, उस कांस्य युग और उसके बाद लौह युग। कांस्य युग यानी कि चालकोलिथिक और लौह युग यानी कि आयरन एज। जो प्रागैतिहासिक काल के वर्णन और विवेचन के समय में महत्वपूर्ण के जब हम प्रागैतिहासिक काल का वर्णन करते हैं तो समय का जो आयाम है, टाइम का पैरामीटर, वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। संग्रहालय में के जो पहले क्यूरेटर थे सीजे थॉमसन, 1816 में उन्हें नियुक्त किया गया था और उन्होंने अपने वर्गीकरण के आधार के रूप में जो पहले अनडिस्टर्ब्ड ग्रेव्स थी जो कब्रगाहें थी, उसमें पाए जाने वाले अवशेषों का उपयोग करते हुए पत्थर, कांस्य और लोहे की उम्र का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्हें तीनों समूह में वर्गीकृत करके संग्रहालय में संग्रह को क्रम में रखा। उन्होंने दावा किया कि ये तीनों युगों को
क्रोनोलॉजिकल रूप से क्रमबद्ध किया गया था। इसके बाद 1863 में ल्यूबॉक ने पाषाण युग को दो अलग-अलग अवधियों में जिसे कि हम जानते हैं पुरापाषाण और नवपाषाण, पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक, इनके नाम से नामित करने का प्रयास किया। दोनों अवधियों की परिभाषाएं मुख्य रूप से पत्थर के औजारों की टाइपो तकनीक के विशेषताओं पर आधारित थी। ल्यूबॉक के प्रयास के लगभग 7 साल बाद ये महसूस किया गया कि नवपाषाण हालांकि एक पाषाण युग की संस्कृति है, मानव के सांस्कृतिक इतिहास में तुलनात्मक रूप से हाल के अतीत पर उसने कब्जा कर रखा है, क्योंकि ये होलोसीन का टाइम था जिसमें कि मॉडर्न ह्यूमंस या होमो सेपियंस पूरी तरह से आ चुके थे। तो इस प्रकार जॉन ल्यूबॉक ने 1863 में जब उसको विभाजित किया था, उन्होंने पैलियोलिथिक और नियोलिथिक की ही बात करी थी। मगर अगर हम बृहद रूप से बात करें और तो महत्वपूर्ण रूप से लार्टेट का नाम जाना जाता है, जिन्होंने कि 1870 में पाषाण युग के एक बड़े हिस्से को 3 और अवधियों में विभाजित करने का प्रयास किया। यानी कि जिसको कि जॉन ल्यूबॉक ने 1863 में सिर्फ पूरा पाषाण काल के तौर पे उन्होंने नामित किया था, उसको 1870 में लार्टेट ने उसमें 3 अलग-अलग विभाजन किए, यानी कि निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। ये विभाजन मुख्य रूप से पुरापाषाण उद्योगों के साथ देखे गए जीव जंतुओं में परिवर्तन पर आधारित हैं। हालांकि 1930 में डी मॉर्टेलिट ने इस बात की एडवोकेसी की कि पुरापाषाण युग की परंपराएं अधिक सार्थक हैं, इसलिए ये शब्द केवल परंपराओं को संदर्भित, यानी कि जो उनके कल्चरल ट्रेडिशंस थे उनको संदर्भित करने के लिए ही इस्तेमाल करने चाहिए। अब हम बात करते हैं पाषाण युग की, स्टोन एज की। तो जैसा कि हमें नाम से पता चलता है कि पाषाण युग उस अवधि को संदर्भित करेगा जिसके दौरान प्रारंभिक मनुष्यों को विभिन्न आवश्यकताओं के लिए कलाकृतियां बनाने के लिए पत्थर का व्यापक रूप से जिसमें उपयोग किया। ये अवधि लगभग 3.5 मिलियन वर्ष तक चली और धातु क्रम के आगमन के साथ 4500 से 2000, क्योंकि जो ये काल जिसे हम कहेंगे टाइम पीरियड है, ये अलग कई साक्ष्यों के बेसिस पे अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग है। तो 4500 से 2000 ईसा पूर्व के बीच हम इसकी समाप्ति मानते हैं। पाषाण युग की कलाकृतियों में मनुष्यों और होमो वंश में उनके पूर्ववर्तियों के साथ-साथ पहले के होमिनिड्स जो कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पैरेंथ्रोपस द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण शामिल हैं। इस काल में पत्थर के अलावा हड्डी के औजारों का भी उपयोग किया जाता था, जो कि अभी हमने पढ़ा अपर पैलियोलिथिक के टाइम पे, लेकिन पुरातात्विक रिकॉर्ड में शायद ही संरक्षित हैं। पाषाण युग को कालक्रम और टाइपो प्रौद्योगिकी और अन्य सामान्य विशेषताओं के आधार पर पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण में विभाजित किया जा सकता है। पुरापाषाण तो जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि जो है ये ग्रीक शब्द है। पुरापाषाण, पैलियोलिथिक जो है वो एक ग्रीक शब्द है और इसकी उत्पत्ति हुई है पैलियोस जिसका अर्थ है पुराना और लिथोस जिसका अर्थ है पत्थर। तो इसलिए पुराने पाषाण युग को संदर्भित करता है। पुरापाषाण काल पत्थर के औजारों के प्रयोग की शुरुआत का प्रतीक है। पुरापाषाण काल के प्रारंभिक भाग को निम्न पुरापाषाण काल कहा जाता है, जो होमो सेपियंस से भी पहले का है, जिसकी शुरुआत होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस और सबसे पुराने पत्थर के औजारों में होती है, जो कि लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पहले के हैं। प्रारंभिक होमो सेपियंस की उत्पत्ति लगभग 2 लाख वर्ष पहले हुई, जिससे मध्य पुरापाषाण काल की शुरुआत हुई। इस अवधि में आधुनिक भाषा क्षमता का संकेत देने वाले शारीरिक परिवर्तन हुए, क्योंकि हम विकास के जो मानव था वो विकास के उपक्रम में था, तो वो क्वाड्रपेडल से बाइपीडल यानी कि 2 पैरों पर चलने वाले एवोल्यूशन के फेज में था। रीति रिवाजों के साथ, क्योंकि हम जब मध्य पुरापाषाण काल की बात करते हैं तो हम वहां पे बरियल्स भी देखते हैं, तो रीति रिवाजों के साथ मृतकों को व्यवस्थित तरीके से दफनाना और तेजी से परिष्कृत उपकरणों की, क्योंकि पहले कोर टूल्स, फिर फ्लेक टूल्स, फिर उसके बाद ब्लेड और ब्यूरन और उसके बाद माइक्रोलिथ्स और उसके बाद नियोलिथिक में जो भी उपकरण थे उनको ग्राइंड और पॉलिश करना। तो इस तरीके के का जो विकास का हम उपक्रम देखते हैं वो परिष्कृत उपकरणों का उपयोग मध्य पुरापाषाण काल की मुख्य विशेषताएं हैं। आधुनिक मनुष्य होमो सेपियंस जो है वो लगभग 50,000 साल पहले उभरा और ब्लेड और ब्यूरन के रूप में नई उपकरण बनाने की तकनीक उसने विकसित की, जिसकी बात हम उच्च पुरापाषाण में अभी पढ़ चुके हैं। तो कुल मिला के पूरे पुरापाषाण काल में मनुष्य आमतौर पर खानाबदोश, नोमैडिक था, हंटर था, शिकारी, संग्रहकर्ता, कलेक्टर था। खानाबदोश, शिकारी और संग्रहकर्ता के रूप में
रहता था। इस अवधि के दौरान मनुष्य जंगली फलों, कंदों और जंगली जानवरों और पक्षियों के शिकार और झील, नदी और समुद्रों में मछली पकड़ने पर निर्भर होता था। पर और भोजन अपना इन्हीं माध्यमों से एकत्रित करता था। इसलिए मनुष्य कुछ भी उत्पादन अपर पैलेयोलिथिक तक यानी उच्च पुरा पाषाण काल तक ये नहीं, हमें इस तरह के साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि कहीं पे प्रॉपर कल्टीवेशन या फार्मिंग के साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं उच्च पुरा पाषाण तक। और पूरी पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर था। पूरा पाषाण काल को 3 मुख्य सांस्कृतिक अवधियों में विभाजित किया गया है, जिन्हें क्रोनोलॉजिकल रूप से क्रमबद्ध किया जाता है, जिसके बारे में हम बार-बार बात करते आ रहे हैं, निम्न, मध्य और उच्च। तो निम्न पुरा पाषाण काल, ये जो है, ये निम्न पुरा पाषाण काल प्लीस्टोसीन युग का लगभग 3/4 भाग कवर करता है, क्योंकि उसके बाद जब हम बात करते हैं मेसोलिथिक की और नियोलिथिक खास तौर पे, तो हम होलोसीन की बात करते हैं। उससे पहले निम्न पुरा पाषाण काल की जब हम बात करते हैं तो हम प्लीस्टोसीन की बात करते हैं। तो ये लगभग 3/4 हिस्सा जो है ये कवर करता था। और निम्न पुरा पाषाण काल अफ्रीका से शुरू हुआ था और अपने अफ्रीकी चरण के अंत में ये यूरेशिया तक फैल गया था, जहां अफ्रीका में समाप्त होने के बाद ये लंबे समय तक रहा। इसमें हम अलग-अलग संस्कृतियों की बात करेंगे। पहली संस्कृति है ऑल्डोवियन संस्कृति। तो ऑल्डोवियन, ये सबसे पुराने पत्थर के उपकरण ये जो है ये पूर्वी अफ्रीका में पाए गए थे। वे ऑल्डोवियन नामक उद्योग से संबंधित हैं, जिनका नाम तंजानिया के ओल्डोवाई गॉर्ज साइट के नाम पर रखा गया। हालांकि बाद में इथोपिया की साइट्स जो हैं वहां से भी ये इस तरह के औजार पाए गए। एक या अधिक नुकीले किनारों को प्राप्त करने के लिए हथौड़े के पत्थर से पेबल को तोड़कर उपकरण बनाए गए थे, हम जिसकी हम बात कर चुके हैं जब हमने बात करी थी टूल्स की, निम्न पुरा पाषाण काल में पेबल टूल्स की, चॉपर, चॉपिंग टूल्स, बाईफेस, यूनिफेशियल। तब मूल पत्थर को कोर कहा जाता था और परिणामी टुकड़ों को फ्लेक कहा जाता था। परिणामी उपकरण पेबल वाले उपकरण जैसे कि चॉपर्स, बड़े स्क्रैपर्स, ये सब आदि होते थे। अफ्रीका में इन उपकरणों का निर्माण और उपयोग मुख्य रूप से होमो हेबिलिस द्वारा किया गया था। इसके अलावा ओल्डोवाई गॉर्ज तंजानिया, ओल्डोवन उपकरण इथोपिया में, आफार और ओमो नदी बेसिन, पूर्वी तुर्काना, कीनिया, दक्षिण अफ्रीका में स्टक फॉन्टीन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, स्टक फॉन्टीन, जिसपे कि एलबीएस लीके ने काम किया था, में पाए गए हैं। यूरेशिया के कुछ हिस्सों में जॉर्जिया, रूस, स्पेन के साथ साथ पूर्वी एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में भी इस संस्कृति के साक्ष्य पाए जाते हैं। जो अगली निम्न पुरा पाषाण काल की संस्कृति है वो है अशूलियन संस्कृति, जो कि हम यूरोपियन आर्कियोलॉजी की बात करते हैं तो अशूलियन, एविलियन की बात करते हैं। तो अशूलियन संस्कृति जो है वो अफ्रीका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में होमो इरेक्टस एक विशिष्ट टूल किट से जुड़ा हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रकार के चॉपर्स, हैंड एक्सेस यानी कि कुल्हाड़ी, क्लीवर्स, स्क्रैपर्स और कुछ फ्लेक टूल शामिल हैं। हैंड एक्सेस के इन संयोजनों को अशूलियन संस्कृति के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है। इस संस्कृति का नाम फ्रांस के सेंट अशूल साइट के नाम पर रखा गया है, जहां पहली बार इस प्रकार की हस्त कुठार पाई गई थी। अशूलियन हैंड एक्सेस को ऐसे औजार थे जिसमें पार्श्व किनारे पर एक बिंदु मिलते हैं। निर्माता को उस कलाकृति के आकार की परिकल्पना करनी थी जिसे उन्हें पत्थर की एक गांठ से बनाना था। मतलब कि उन्हें कोर से किस तरह का औजार बनाना है, पहले उन्हें उसकी परिकल्पना करनी होती थी, फिर उसके बाद वो उस पे काम करते थे। और उसके बाद सावधानी पूर्वक जब जो टेक्निक्स हमने पढ़ी थी, जैसे कि स्टोन हैमर टेक्निक पढ़ी थी, उस तकनीक का इस्तेमाल करके ये औजार बनाए जाते थे। इसके निर्माता जो थे वो होमो इरेक्टस थे। अशूलियन असेंबलेजेस में पाए जाने वाले उपकरण जो है वो मुख्यतः क्या थे, हैंड एक्सेस, कुल्हाड़ियां थी। और वो कुल्हाड़ियां पॉइंटेड, कॉर्डेट, ओवेट, पियरीफॉर्म, नाशपाती के आकार की लैंसोलेट कुल्हाड़ियां होती थी। इन असेंबलेजेस में क्लीवर, रीटच फ्लेक्स, स्क्रैपर्स और चॉपिंग टूल्स भी शामिल थे। ये सब निम्न पुरापाषाण काल के औजार हैं और इनकी तकनीक और टाइपोलॉजी हम पढ़ चुके हैं। इसमें जो प्रयुक्त सामग्री थी वो स्थानीय रूप से उपलब्ध प्रकार के पत्थर थे। फ्लिंट को अक्सर औजारों से जोड़ा जाता है, लेकिन इसका उपयोग पश्चिमी यूरोप में केंद्रित है। अफ्रीका में तलछटी के और आग्नेय चट्टानों जैसे मडस्टोन और परिवर्तित बसाल्ट या क्वार्टजाइट
का अधिक उपयोग किया जाता था, क्योंकि हम इस संस्कृति की बात हम अफ्रीका के जब परिप्रेक्ष्य में करते हैं तो हम क्वार्टज़ाइट की बात करते हैं। तो और भारत में क्वार्टज़ाइट का सबसे अधिक उपयोग किया जाता था, हालाँकि क्वार्ट्ज़ का उपयोग कच्चे माल के रूप में भी किया जाता था। जो अगली निम्न पुरापाषाण काल की संस्कृति है वो है क्लैक्टोनियन संस्कृति। तो इसका नाम जैसे कि ये मुख्यतः जो है वो इंटरग्लेशियल काल का प्रारंभिक भाग है। मिंडल और रिस यानी कि बात करें तो ये लगभग 4 लाख वर्ष पूर्व में इस नाम से जाना जाता था, और क्लैक्टोनियन उपकरण मनुष्यों के बजाय होमो इरेक्टस द्वारा बनाए गए थे। ये शब्द कभी-कभी अन्य क्षेत्रों के शुरुआती कच्चे पत्थर के टुकड़े वाले औजारों पर लागू होता है, जो समान तरीकों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। अन्य महाद्वीपों में क्लैक्टोनियन शब्द एक संस्कृति की तुलना में फ्लेक तकनीक, जिसकी हम बात कर चुके हैं, जब हमने तकनीक पढ़ी थी तो क्लैक्टोनियन तकनीक की हम बात कर चुके हैं, लेवलॉइसियन तकनीक की बात कर चुके हैं। तो ये उस समय पर इस संस्कृति ये एक फ्लेक तकनीक को अधिक संदर्भित करता है। संस्कृति के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो ये तकनीक को अधिक संदर्भित करता है, और इसका नाम 1911 में अंग्रेजी क्लैक्टन ऑन सी जो है जगह के नाम पे एक पुराने चैनल में एच वॉरेन द्वारा बनाई गई 4 लाख साल पुरानी खोज के नाम पर रखा गया था। क्लैक्टोनियन उद्योग में फ्लिंट पत्थर के कोर से मोटी अनियमित फ्लेक्स निकालना शामिल है, जो कि फिर बाद में इसको नियोजित किया जाता था, और फ्लेक्स का उपयोग कच्चे चाकू या खुरचनी, जिन्हें हम स्क्रैपर्स कहते हैं, के रूप में किया जाता था। ये वो अवधि है जिसमें निएंडरथल्स, क्योंकि मध्य पुरापाषाण काल जो है उसमें निएंडरथल्स के फॉसिल्स हमें मिले हैं, जबकि हम उच्च पुरापाषाण काल की बात करें तो वो क्रो-मैग्नन के नाम से जाने जाते हैं। तो इस अवधि में निएंडरथल यानी होमो सेपियन निएंडरथलिस यूरोप और निकट पूर्व में रहते पाए गए थे, जो कि लगभग 3 लाख या 2.5 से 3 लाख के आसपास वर्ष पहले के साक्ष्य हैं। और उनकी तकनीक मुख्य रूप से मॉस्टीरियन के नाम से जानी जाती थी। जब हम यूरोपियन आर्कियोलॉजी की बात करते हैं तो हम इसे मॉस्टीरियन कल्चर के नाम से भी जानते हैं। मध्य पुरापाषाण काल को मॉस्टीरियन कल्चर के नाम से जानते हैं, जबकि निम्न पुरापाषाण काल को एशुलियन, एब्विलियन और इन संस्कृतियों के नाम से जाना जाता है। तो मॉस्टीरियन नाम से जाने जाने वाली तकनीक पर आधारित है, और इसका नाम जो है वो गैब्रियल डी मॉर्टलेट द्वारा फ्रांस में खोजी गई मॉस्टियर साइट के नाम पर रखा गया था। विशिष्ट मॉस्टीरियन उद्योगों में छोटे डिस्कॉइड कोर्स और 2 मुख्य प्रकार के फ्लेक टूल शामिल हैं, साइड स्क्रैपर्स और ट्रायंगुलर पॉइंट्स। मॉस्टीरियन पहले के उद्योगों से अलग हैं, क्योंकि ये लेवलॉइस तकनीक का उपयोग करके सावधानी पूर्वक तैयार किए गए कोर से उत्पादित फ्लेक्स पर आधारित हैं। फ्रांस में मॉस्टीरियन संस्कृति कुछ मॉस्टीरियन संस्कृति की अपनी रीजनल ट्रेडिशंस या क्षेत्रीय परंपराएं भी पाई जाती हैं। इसके बाद अगले सेशन में हम बात करेंगे अपर पैलियोलिथिक की, जिसमें कि हम बात करेंगे हाथी दांत पर बने हुए, हड्डियों पर बने हुए, और इस संस्कृति का अस्तित्व, इसके किस युग की बात, जैसे कि प्लीस्टोसीन के बाद अंत हुआ, मौसम बदला, जो वहाँ की फ्लोरा फौना थी वो बदली, तो जो औजार बन रहे थे वो भी बदलने शुरू हो गए, और उसके बाद जो उसमें जो तकनीक उपयोग की जाती थी वो भी बदलने लगी। तो ये संस्कृति जो है वो लगभग 50,000 से 10,000 साल पहले अस्तित्व में थी, और प्लीस्टोसीन के अंत के साथ समाप्त हुई, अंतिम हिमयुग के साथ जिसे हम कहेंगे, और होलोसीन की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। तो लगभग 40,000 वर्ष पहले होमोसेपियन सेपियंस, क्योंकि हम उच्च पुरापाषाण की बात कर रहे हैं तो होमोसेपियन सेपियंस आ चुके थे। ये सबसे आधुनिक मनुष्य के प्रकट हुए, और वे अभी यूरोप में गुफाओं और चट्टानी आश्रयों में रहते थे, लेकिन वहाँ उन्होंने कुछ नए आविष्कार किए जिनके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें कि क्योंकि इन्होंने एनग्रेविंग करना शुरू किया था, जो गुफाएं थी, जो दीवारें थी, उस पे इन्होंने एनग्रेविंग भी करी। इन्होंने इसको ब्लेड एंड ब्यूरन कल्चर के नाम से जाना जाता था। तो जो तकनीक थी वो भी बदल चुकी थी, जो शिकार की तकनीक थी वो भी बदल चुकी थी, और जो औजार की तकनीक थी वो भी बदल चुकी थी। और हम इसके अलग-अलग संस्कृतियों के बारे में अगले सत्र में बात करेंगे, मगर मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। उसमें ऑरिग्नेशियन कल्चर की बात हम करेंगे, सॉल्ट्रियन कल्चर की बात करेंगे, और मैग्डेलिनियन कल्चर की बात करेंगे। तो जो ऑरिग्नेशन है वो इसकी पहली संस्कृति है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक टूल जो है, मुख्य औजार ऑडी नाइफ है। और उसके बाद ऑरिग्नेशन में को हमने 3 भागों में विभाजित किया है, लोअर ऑरिग्नेशन, ट्रू ऑरिग्नेशन और ग्रेविशियन या अपर ऑरिग्नेशन। इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक टूल्स थे।
उसके बाद सॉलिट्रियन, जिसके कैरेक्टरिस्टिक टूल लैंस पॉइंट्स माने गए थे, और फिर उसके बाद मैग्डेलेनियन की बात हम करेंगे, जिसमें कि खास तौर पर वृहद रूप से बोन टूल्स, जिसमें कि हम बात करते हैं बैटन डी कमांडमेंट और हारपून्स, इनकी हम बात करते हैं, वो पाए गए थे। और उसके बाद हम अगले सत्र में मध्य पाषाण काल में की बात करेंगे, उस प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहासिक के संदर्भ में मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, और इसी तरह हम बात करेंगे नवपाषाण के बाद ताम्र युग की और लौह युग की, साथ ही साथ हम हड़प्पा संस्कृति की भी बात